हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स गैलरी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ नेशनल इनकम की यूनिट चैप्टर 3 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर द क्लास 12th। तो अभी तक मैंने अपने वीडियोस में चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट किया है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सेकेंड चैप्टर को एक बार देख के आइए, क्योंकि उसके कुछ कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर भी यूज होने वाले हैं। चैप्टर 1, 2, 3, 4 कंबाइनली हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट, जो कि सीबीएसई बोर्ड में 10 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। तो चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करते हैं, जो कि होने वाला है चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी की। डोमेस्टिक टेरिटरी का जो कॉन्सेप्ट है, पहला क्वेश्चन कि हम लोग पढ़े ही क्यों। डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के कॉन्सेप्ट में डोमेस्टिक इनकम ये कहती है कि वो पैसा जो आपने टेरिटरी के अंदर क्या कमाया है वो कहलाएगा डोमेस्टिक इनकम। दैट्स वाई कि आपको डोमेस्टिक टेरिटरी तो पढ़ना ही पड़ेगा। और एक कॉन्सेप्ट और करेंगे हम लोग आज, उस कॉन्सेप्ट का नाम होगा नॉर्मल रेजिडेंट। अब नॉर्मल रेजिडेंट को क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि नेशनल इनकम के अंदर जो पैसा अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट है वो पैसा आपका नेशनल इनकम के अंदर शामिल होता है। तो पहले दोनों कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और फिर हम आगे जाके इन कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करेंगे। तो चलिए दो बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़े से टिपिकल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी की। डोमेस्टिक टेरिटरी यूज्ड इन द नेशनल इनकम इज आल्सो कॉल्ड द इकोनॉमिक टेरिटरी। आप उसे इकोनॉमिक टेरिटरी का नाम भी देते हैं। अब ये इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है? इट इज जियोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ द कंट्री बाय विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट, जिसे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करती है, इन विच ऑल पर्सन गुड्स एंड कैपिटल्स आर मूव फ्रीली। जहाँ पे गुड्स, कैपिटल और आपकी जो पर्सन है वो इजिली मूव कर सकते हैं। देखिए जियोग्राफिकल बाउंड्री क्या होती है? आपका जो इंडिया का मैप है, ये रहा आपका एक छोटा सा इंडिया का मैप। इस इंडिया के मैप के अंदर किसी गवर्नमेंट के रूल चलते हैं, हमारी इंडियन गवर्नमेंट के रूल चलते हैं। तो ये पूरी की पूरी बाउंड्री क्या है? ये आपकी जियोग्राफिकल बाउंड्री है और ये क्या कहलाएगी? हमारी टेरिटरी कहलाएगी। इस पूरी टेरिटरी के अंदर, इस पूरी टेरिटरी के अंदर चाहे पर्सन हो, चाहे गुड्स हो, चाहे कैपिटल हो, बहुत ही इजीली मूव कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि आप अगर हरियाणा के अंदर बैठे हैं तो आपको केरला जाना है, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इजीली मूव कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आपको जापान जाना है, आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो रिस्ट्रिक्शन है, आप इजीली मूव नहीं कर सकते। पर्सन डज नॉट मूव फ्रीली। तो ये आपके पास होती है इकोनॉमिक टेरिटरी या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसके अंदर पर्सन, कैपिटल और जो गुड्स हैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बहुत ही आसान काम होता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट, इससे काफी बियॉन्ड है टेरिटरी का कॉन्सेप्ट। यानी सिर्फ और सिर्फ ये सीमा, भारत देश की ये सीमा ही आपकी टेरिटरी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि और क्या क्या आपकी टेरिटरी के अंदर शामिल किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है शिप्स एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेट बाय द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेट बाय, यानी जितने भी आपके शिप्स हैं और जितने भी आपके एयरवेज हैं उनके मालिक और उन्हें ऑपरेट करने वाले भारत के निवासी हैं। तो वो क्या कहलाएंगे? वो आपकी टेरिटरी का ही हिस्सा कहलाएगा। जैसे कि आपका इंडियन एयरवेज का जो प्लेन है वो रशिया से इंडिया और इंडिया से जापान इस तरीके से मूव कर रहा है, तो उसके अंदर आप ही की टेरिटरी, वो आप ही की टेरिटरी कहलाएगा। सेकेंड पॉइंट है एम्बेसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, हाँ जी, एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स सिचुएटेड इन अदर कंट्रीज। सिचुएटेड इन अदर कंट्रीज इज पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। देखिए कैसे, मान लीजिए हमारी इंडिया की जो इंडियन एम्बेसी है वो रशिया के अंदर है, तो रशिया के अंदर इंडियन एम्बेसी जो है वो आप ही की टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे कि इंडियन एम्बेसी situated
इन रशिया। अब वो इंडियन एम्बेसी है और रशिया के अंदर है, तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी, बिकॉज उस इंडियन एम्बेसी के अंदर हमारी ही गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे। देखिए एम्बेसी बेसिकली होता क्या है, एम्बेसी किसी अदर कंट्री में आपके देश को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए कोई और देश, मान लीजिए जापान के अंदर इंडिया की एम्बेसी और जापान उस एम्बेसी के ऊपर अटैक कर दे, तो ऐसा माना जाता है कि उसने भारत के ऊपर अटैक किया, तो यहाँ पे वो आपके देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंडिया की तकरीबन 149 कंट्रीज के अंदर एम्बेसीज आपको देखने को मिलती है, और सेम इंडिया के अंदर बाकी देशों के भी आपको एम्बेसी देखने को मिलेगी। तकरीबन दिल्ली के अंदर 150 कंट्रीज की एम्बेसीज जो है वो सिचुएटेड है। तो एम्बेसीज क्या कहलाएंगी, एम्बेसीज हमारी ही टेरिटरी का पार्ट कहलाएंगी, क्योंकि एम्बेसी के अंदर हमारे ही रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं। सेम कॉन्सुलेट्स और सेम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सिचुएटेड इन अदर कंट्रीज, वो हमारी ही टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर है। इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर होने के बावजूद भी ये आप ही की टेरिटरी का हिस्सा मानी जाएगी। अब रशिया हमारी टेरिटरी तो नहीं है ना, लेकिन रशिया के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है वो मेरी ही टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। फिशिंग वेसल्स, ऑल नेचुरल गैस रिग्स और ऑल माइनिंग्स और फ्लैटिंग प्लेटफॉर्म्स। फ्लैटिंग प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, तैरते हुए जहाज, कुछ ऐसी शिप्स जो डेली समुद्र में जाती है, अपना सेटअप्स लगाती हैं, काम करती है और शाम को फिर वापस किनारे पे आ जाती है। वो सब चीजें जो इंटरनेशनल वाटर के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो फिशिंग वेसल्स हैं, चाहे वो जितने भी नेचुरल गैस रिग्स प्लांट्स हैं, तो वो सब क्या कहलाएंगे, वो हमारी ही टेरिटरी का पार्ट कहलाएंगी। ओशियंस के अंदर भी टेरिटरी मानी जाती है। अब इंडिया का जो मैप है, इंडिया के नीचे इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर है अरेबियन सी। तो बे ऑफ बंगाल के अंदर मान लीजिए कोई भी शिप जाके काम करती है, तो वहां पे क्या कहलाएगी, वो आप ही की टेरिटरी कहलाएगी, जहां तक आपका एक्सक्लूसिव राइट है कि आप यहाँ तक ऑपरेशंस कर सकें, तो वो आप ही की टेरिटरी का पार्ट कहलाएगी इंटरनेशनल वाटर के अंदर। तो ये सब चीजें क्या कहलाएंगी, आपकी आप ही की टेरिटरी का पार्ट कहलाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें जो आपकी टेरिटरी का पार्ट नहीं कहलाएंगी। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। अब अभी आपको मैंने बताया कि जो इंडिया है, इस इंडिया के अंदर अगर मान लीजिए यहाँ पे जापान की एम्बेसी है, भले वो हमारी जमीन पे, लेकिन वो जापान की एम्बेसी है, तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाएगी। मान लीजिए इंडिया के अंदर ही रशिया की एम्बेसी है, अब रशिया एम्बेसी के अंदर रशियन गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं, आप इजीली वहां पे मूव नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या कहलाएगी, ये वाला हिस्सा, ये वाला जमीन का हिस्सा, ये आपकी टेरिटरी का पार्ट नहीं कहलाएगा, ये रशिया की ही टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। जहाँ पे जापान की एम्बेसी है वो जापान की टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा, इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं कहलाएगा। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि यूएनओ, डब्ल्यूएचओ या डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, ये सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी कोई ब्रांच अगर इंडिया के अंदर है तो वो भी आपकी टेरिटरी का पार्ट नहीं कहलाएगी, बिकॉज टेरिटरी वो है जहाँ पे किसी गवर्नमेंट के, आपकी गवर्नमेंट की, अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते। तो इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में गुड्स, कैपिटल्स, पीपल्स इजिली मूव नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं चलते हैं, तो ये आपकी टेरिटरी का पार्ट नहीं कहलाएंगे। तो मेन इसकी डेफिनेशन के अंदर जो हम बात करते हैं कि टेरिटरी वो जगह है जहाँ पे पर्सन, गुड्स और कैपिटल्स इजिली मूव कर सके एंड विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट, या जहाँ पे किसी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं, वही आपकी टेरिटरी का पार्ट कहलाएंगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट का। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि नॉर्मल रेजिडेंट का टॉपिक हमें पढ़ना ही क्यों है। नॉर्मल रेजिडेंट का टॉपिक इस वजह से पढ़ना है क्योंकि इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, ये हम लोग शामिल करते हैं नेशनल इनकम के अंदर। दैट्स वाई कि नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए पढ़ते हैं नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में। तो नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन है, या तो वो कोई इंडिविजुअल है या फिर वो कोई इंस्टीट्यूशन है। इंडिविजुअल तो समझ में आता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन कैसे, इंस्टीट्यूशन एक आर्टिफिशियल पर्सन कहलाता है, जैसे कंपनी कैसे होती है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो हम लोग इंडिविजुअल भी लेंगे और इंस्टीट्यूशन को भी लेंगे।
who ordinarily reside in a country and whose center of economic interest lies in that country। कुछ अजीब से वर्ड, क्या सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है ये, चलिए समझते हैं इसको। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है कि वो पर्सन उस कंट्री की टेरिटरी के अंदर तो रहता ही हो, लेकिन जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जैसे कि अर्निंग करना, स्पेंडिंग करना, वो भी वहीं परफॉर्म करता हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव ऑस्ट्रेलिया में जाके रहता है, तो उसे वहां पे रहते हुए कई साल हो गए, वहां पे अर्निंग कर रहा है, वहीं पे स्पेंडिंग कर रहा है, चाहे उसे वहां की पीआर मिली है या नहीं मिली, वो वहीं का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, वो वहीं की गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। सेम ऐसे ही मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से कोई पर्सन इंडिया में आके रहता है, 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया उसे रहते हुए, यहाँ पे जो नॉर्मल रिजाइड है वो टाइम होता है 1 ईयर का, 1 ईयर, और वो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है उस कंट्री के अंदर, तो वो इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। अब कौन से पर्सन ऐसे हैं जो इंडिया के रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, उनके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए इंडिया में कोई घूमने के लिए आया, जैसे कि फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर, ये इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, आएंगे घूम के और ये चले जाएंगे। पर्सन ऑफ द अदर कंट्रीज कम फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर बाहर से कोई यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आता है, या हम बाहर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, स्टडी के लिए जाते हैं, या कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए जाते हैं, तो उस केस में भी वो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनेंगे। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, अब एम्बेसी का कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा। मान लीजिए इंडिया के अंदर जापान की एम्बेसी है, अब वहां पे कोई जापानीज बंदा उन लोगों ने रखा है काम करने के लिए, ठीक है, तो वो फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, वो भी आपकी कंट्री का रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। डिप्लोमेट्स, मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री, ये भी आपकी टेरिटरी, आपके नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे ये, अगर कोई भी डिप्लोमेट्स है या फिर कोई भी आर्म्ड फोर्सेस का कोई फॉरेन मेंबर है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि WHO, UNO, ये भी कभी आपके रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, इंडिया के रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी आपके नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काम करने आए हैं, काम करके वापस चले जाएंगे। क्रू मेंबर्स ऑफ द फॉरेन वेसल्स, सीजनल वर्कर्स, फॉरेन वेसल्स क्या होती है, फॉरेन शिप्स होती हैं जहाँ पे क्रू मेंबर्स, उनके जो क्रू मेंबर्स हैं, कभी वो आए शिप्स 2 महीने 4 महीने इंडिया में रुकते हैं, देन वो मूव कर जाता है जापान की तरफ या फिर रशिया की तरफ, तो उसके मेंबर्स भी आपके रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। इसके अलावा बॉर्डर वर्कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बॉर्डर वर्कर ये वो पर्सन होते हैं जो किसी देश की सीमा पे रहते हैं। आमतौर पे जिन देशों की सीमा ओपन होती है, जैसे कि भारत और नेपाल की सीमा ओपन है, तो उस केस में वो पर्सन क्या करते हैं कि काम करने के लिए इंडिया में आते हैं, देन शाम होती वापस वो नेपाल में चले जाते हैं, तो वो किस कंट्री के वर्कर कहलाएंगे, तो यहाँ पे रहते तो वो नेपाल में, लेकिन काम करने के लिए इंडिया में आ रहे, तो वो किस कंट्री के रेजिडेंट कहलाए जाने चाहिए, सॉरी वर्कर बोल दिया मैंने, किस कंट्री के रेजिडेंट कहलाए जाने चाहिए, तो ऐसे बॉर्डर वर्कर उस देश के निवासी कहलाते हैं जहाँ पे वो रहते हैं। यानी नेपाल का पर्सन अगर इंडिया में काम करने आता है, तो वो नेपाल में वापस जाता है शाम को, तो वो नेपाल का ही रेजिडेंट कहलाएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है सिटीजनशिप का। रेजिडेंटशिप और सिटीजनशिप जो है बिल्कुल अलग है। सिटीजनशिप तो कुछ लीगल कॉन्सेप्ट्स की वजह से आती है। बेसिकली सिटीजनशिप जो है वो आपको 2 तरीकों से मिलती है, या तो आपका जन्म उस देश के अंदर हो गया हो, जैसे कि इंडियंस, वी आर इंडियंस, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिली हुई है क्योंकि आपका जन्म उस देश के अंदर हुआ है, या फिर कुछ सम लीगल प्रोविजंस होते हैं हर देश के अपने अपने, जिन्हें फुलफिल करने पे आपको वहाँ की सिटीजनशिप जो है वो मिल जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में। होप सो आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई डाउट है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।